जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ नीरज सर। लर्न विथ नीरज सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आज मैंने ये वीडियो बनाने के बारे में सोचा। तो आज जो है हम लोग चर्चा करेंगे ये पॉलिटी के बारे में, जो बीपीएससी टीआरई 3 में क्वेश्चन पूछने जाने की संभावना है, वैसे प्रश्नों का आज हम लोग समाधान करेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे थ्योरी सेशन कंप्लीट करेंगे, क्योंकि थ्योरी सेशन कंप्लीट करने के बाद ही हम जो है एमसीक्यू या फिर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये वीडियो जो है आप शुरू से अंत तक देखें। ये जो भी नोट्स मैं बनाया हुआ हूँ वीडियो के माध्यम से, ये जो है हम लोग का ये मेरे खुद के द्वारा लिखा गया नोट्स है। और थ्योरी सेशन कंप्लीट होने के बाद मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पॉलिटी भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न है इसके बारे में एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। बाकी हम देखते हैं यहाँ भारतीय संविधान, क्योंकि यह पॉलिटी का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, जो अक्सर इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसको हम लोग ज़्यादा समय न लेते हुए आगे कंटिन्यू करते हैं। और इससे पहले मैं आप लोग को सूचित कर देना चाहता हूँ कि आप लोग जो है मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं जो है हमारा भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्नों के बारे में जो है हम लोग आज चर्चा करेंगे, और आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। तो यहाँ शुरू करते हैं भारतीय संविधान के विकास का इतिहास। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के विकास के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। तो संविधान जो होता है ये क्या होता है? संविधान किसी देश की कानूनी दस्तावेज है, और किसी भी देश का संविधान उनकी राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी साँचा ढांचा निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। ये हमारा संविधान का परिभाषा हुआ। आगे हम देखते हैं संविधान। जो संविधान जो होता है वो दो तरह का होता है, ठीक है। एक लिखित संविधान होता है और दूसरा अलिखित संविधान होता है। तो भारत जो है, भारत में लिखित संविधान है, जबकि ब्रिटेन में अलिखित संविधान है। भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है भारत के संविधान को। तो आगे हम देखते हैं कि भारतीय संविधान जो भारतीय संविधान बना है वो किससे लेकर के बना है। तो भारतीय संविधान को बनाने के लिए सबसे पहले 1973 जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसको लिया गया है। उसके बाद 1935 भारत शासन अधिनियम, यानी सबसे ज़्यादा जो है भारतीय संविधान में 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। और तीसरा चीज़ जो है जो संविधान में जोड़ा है वो 1946 का कैबिनेट मिशन था, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं कि 1973 की जो रेगुलेटिंग एक्ट थी, जो भारतीय संविधान को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये कब से शुरू हुई? तो ये शुरुआत होती है सन 1957 की प्लासी और सन 1757 की प्लासी की लड़ाई, और सन 1764 की बक्सर के युद्ध के बाद से जो होता है ये शुरू हो जाता है रेगुलेटिंग एक्ट। तो हम देखते हैं, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं सन 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 की बक्सर की लड़ाई के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो यह क्या हुआ था, यहाँ पर ये जो युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों और भारत के द्वारा ये युद्ध हुआ था। तो सन 1787 की प्लासी की लड़ाई और 1764 की बक्सर के युद्ध को अंग्रेज़ों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया। और इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ों ने समय समय पर कई सारे एक्ट पारित किए, जो भारतीय संविधान को बनाने के लिए, भारतीय संविधान के विकास के लिए सीढ़ियाँ बनी। तो यहाँ से रेगुलेटिंग एक्ट से हमको संविधान बनाने में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। वहाँ से हमने बहुत सारे नियम और कानून को लिए हैं। यहाँ पे देखते हैं आगे कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सन 1774 में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसे मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे, ठीक। सबसे पहले जो है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 1774 ईस्वी में। और उसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हमको याद रखना है, एलिजा इम्पे थे। आगे देखिए, ये हुआ हमारा भारतीय संविधान को बनाने में 1935 का भारत शासन अधिनियम
कितना सहयोगी है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला हम लोग देखते हैं टॉपिक कि भारतीय संविधान के बहुत से भाग इस अधिनियम से लिया गया है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो भारतीय संविधान को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है वो कौन है, तो है भारत शासन अधिनियम 1935। आगे देखते हैं, इस अधिनियम द्वारा म्यांमार को भारत से अलग किया गया। एक सवाल आ जाता है कि भारत से म्यांमार को किस अधिनियम के तहत अलग किया गया था, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। फिर देखते हैं अगला टॉपिक, इसी के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना भी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया। और अगला देख लेते हैं कैबिनेट मिशन। 1940 में जो कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था, इसने भी भारतीय संविधान के निर्माण करने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। फिर यहाँ पे देखते हैं कि जुलाई 1940 ईस्वी में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान का निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। और ये जो है भारतीय शासन अधिनियम 1935, 1940 कैबिनेट मिशन और एक जो था रेगुलेटिंग एक्ट, ये तीनों ने भारत में संविधान बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या। तो उस समय संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 389 थी, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे, और जो 4 थे वो चीफ कमिश्नर माने जाते थे। आगे हम लोग देखते हैं संविधान सभा। तो संविधान निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन करना जरूरी था। तो संविधान सभा जो है पहली बार कब बैठक हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को। फिर दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1940 और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1940, यानी कि 2-2 दिन के अंतराल में संविधान सभा का बैठक किया गया। जो पहला बैठक था वो 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया। यानी कि जो 9 दिसंबर 1946 संविधान की पहली बैठक थी, इसमें जो है सबसे बुजुर्ग जो उस समय व्यक्ति थे, जो नेता थे, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको अस्थायी सदस्य चुना गया। अस्थायी नहीं बल्कि अस्थायी सदस्य चुना गया। यानी कि संविधान सभा का बैठक हो रहा था तो किसी न किसी को अध्यक्ष चुना जाना था। तो ये निर्णय नहीं हुआ था कि किसको अध्यक्ष चुना जाए, तो तत्काल में संविधान सभा का जो है बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। सोचा गया कि फिर बाद में चल के हम किसी को अस्थायी सदस्य बना लेंगे। फिर आगे देखते हैं, मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। यानी कि मुस्लिम लीग जो था उसने संविधान सभा की इस बैठक का बहिष्कार किया, इसमें उन्होंने भाग नहीं लिया। आगे देखते हैं दूसरी बैठक कब हुई थी, तो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई और इस बैठक में निर्णय लिया गया कि जो संविधान सभा है इसका एक अस्थायी अध्यक्ष बना ही लिया जाए, बार बार अध्यक्ष चुनने की झंझट समाप्त की जाए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। फिर आगे देखते हैं तीसरी बैठक, संविधान सभा की तीसरी बैठक फिर 2 दिन बाद यानी कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक आयोजित की गई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और इसी के साथ संविधान बनने की कार्यवाही शुरू हो जाती है। उद्देश्य क्या होता है, संविधान सभा का जो उद्देश्य था वो संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया था। जो हम लोग पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ही हमारा जो है उद्देश्य प्रस्तावना है। आगे देखते हैं संविधान सभा के प्रमुख समितियों के अध्यक्ष। तो संविधान सभा जब आयोजित हुई थी इसमें से बहुत सारी समितियों का निर्माण किया गया था, जिनके कुछ अध्यक्ष यहाँ पे मेंशन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला है संचालन समिति। तो संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर आगे देखते हैं प्रांतीय संविधान
समिति के अध्यक्ष ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई संविधान बनाने में। फिर आगे देखते हैं संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और राष्ट्रध्वज समिति के अध्यक्ष थे फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर देखते हैं 3 जून 1947 को यह घोषणा कर दी गई कि भारत का बंटवारा होगा। यानी कि मुस्लिम लीग जो है एक अलग देश की मांग कर रहा था, तो इस चीज़ को देखते हुए 3 जून 1947 को घोषणा कर दिया गया कि भारत को 2 टुकड़ा में 2 भागों में बांट दिया जाएगा, जिसमें से एक भाग होगा भारत तथा दूसरा भाग होगा पाकिस्तान। तो भारत जो है अंग्रेज़ों से 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, जबकि एक दिन पहले पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों से स्वतंत्र घोषित कर लिया था। आगे देखिए, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। देश विभाजित हो गया, अब क्या किया गया, संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। कब किया गया, तो 31 अक्टूबर 1947 को। ये हमारा थ्योरी सेशन है, इसे आप लोग लास्ट तक देखें, फिर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए, सदस्यों की संख्या, संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, और 299 में कुल 229 प्रांतीय सदस्य थे और 70 देसी रियासतें थी। ये देसी रियासतें क्या थे, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। फिर देखिए, जो दुनिया भर के संविधान को बारीकी से परखने के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। इन्होंने पूरे दुनिया के संविधान को देखा, समझा, परखा, उसके बाद से उसने भारतीय संविधान का एक मसौदा तैयार किया कि अब भारतीय संविधान को बनाना शुरू किया जाए। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूरी तरह से बनकर के तैयार हो गया। इसे संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया। चलिए, ये पूरी तरह से बन करके तैयार है, इसे संविधान सभा के द्वारा पारित कर दिया गया। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और देखिए, ये संविधान जो है 26 नवंबर 1950 को बन के पूरी तरह 26 नवंबर 1949 को बन के पूरी तरह से तैयार हो गया। और इसे लागू कब किया गया, तो भारतीय संविधान सभा में संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूरे भारतवर्ष में लागू कर दिया गया। उस दिन के बाद से भारत क्या हो गया, एक गणतंत्र देश बन गया, बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। इसलिए संविधान दिवस मनाते हैं उस दिन, और 26 जनवरी 1950 को यह लागू कर दिया गया पूरे देश भर में, और उस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर आगे एक टॉपिक देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। यानी कि 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन के अथक प्रयास के बाद संविधान का निर्माण किया गया। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुए थे, यानी कि 114 दिन लगातार बहस हुए थे। संविधान के निर्माण पर कुल मिलाकर के 63,96,729 रुपये खर्च किए गए थे उस समय। फिर आगे देखिए, जब संविधान बना तो इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। यानी कि जिस समय संविधान को बनाया गया था 26 नवंबर 1949 में, उस समय अगर देखा जाए तो भाग 22 थे, अनुच्छेद 395 थे और अनुसूचियाँ मात्र 8 थे। ठीक है। और वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो संविधान सभा में 22 भाग यानी कि उतने ही हैं, अनुच्छेद भी सेम है, जबकि अनुसूचियों की संख्या बढ़ा करके 8 से 12 कर दी गई है। तो ये था हमारा संविधान निर्माण की प्रक्रिया। इससे संबंधित कुछ अन्य कार्यों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पहला, संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। ये सवाल पूछता है कि संविधान द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को, जो तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसे कब अपनाया गया था, तो इसे अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। ठीक। फिर देखते हैं अगला तथ्य, 24 जनवरी 1950 को पहली बार राष्ट्रगान को अपनाया गया था। राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, जो जनगणमन है। फिर देखिए, सुजलाम सुफलाम जो हमारी राष्ट्रगीत है, उसको 26 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया था।
अब देखते हैं जब भारत में संविधान बना तो मंत्रिमंडल बना और इसमें किसको क्या कौन सा पद मिला, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए स्वतंत्र भारत का पहला प्रतिमंडल 1947 में, यानी कि पहला जो मंत्रिमंडल था उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या किया गया था, प्रधानमंत्री चुना गया था। गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल जी, शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये पहले शिक्षा मंत्री थे। उसके बाद रेलवे मंत्री थे डॉक्टर जॉन मथाई, श्रम मंत्री थे जगजीवन राम, रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह और स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, राजकुमारी अमृता कौर। फिर वित्त मंत्री थे RK षणमुगम शेट्टी। ये हमारा पहला मंत्रिमंडल था। अब हम लोग चर्चा करेंगे संविधान के स्रोत के बारे में, यानी कि इस भारतीय संविधान को बनाने में किन किन देशों की संविधान से कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो लिए गए हैं। देखिए यहाँ पे देखते हैं, दुनिया भर के संविधान को बारीकी से परखने के बाद बाबा भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का एक मसौदा तैयार किया। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, यानी कि भारतीय संविधान को बनाने में देशी और विदेशी दोनों विभिन्न प्रकार के स्रोत हैं। देशी स्रोत के बारे में मैंने बतलाया, रेगुलेटिंग एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 और तीसरा जो था वो कैबिनेट मिशन था। अब हम देखते हैं तो देशी और विदेशी स्रोतों के बारे में। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से 250 अनुच्छेद इसी से लिए गए हैं, यानी कि भारत शासन अधिनियम में 395 अनुच्छेदों से क्या किया गया है, तो 250 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। ये तो थे देशी स्रोत। उसके बाद हम विदेशी स्रोतों के बारे में चर्चा करते हैं। तो विदेशी स्रोतों में अमेरिका से ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, रूस और जापान, इन देशों से भारतीय संविधान को बहुत ज़्यादा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाया था। अब आगे देखते हैं, ये हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर क्या बोलते हैं कि संविधान के मूल विचारों पर किसी देश का पेटेंट नहीं है, इसमें से अच्छे विचारों को लिया जा सकता है, यानी कि जो अच्छे विचार है उसको हम ग्रहण कर सकते हैं, उसको हम अपने संविधान में जोड़ सकते हैं। इस पर किसी का अपना अधिकार नहीं है। जो हमें अच्छा लगेगा हम उसे अपने संविधान में जोड़ सकते हैं, उसको लागू कर सकते हैं। ये किनकी कथन थी? भीमराव अंबेडकर की कथन थी। अब हम आगे चर्चा करते हैं संविधान के स्रोतों के बारे में। भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में चर्चा करते हैं। तो भारतीय संविधान के स्रोत सबसे पहले हम देखते हैं ब्रिटेन से हम लोगों ने क्या क्या चीज़ ग्रहण किया। तो ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली ग्रहण किया, एकल नागरिकता ग्रहण किया, लिखित संविधान, भाषा की प्रस्तावना और प्रधानमंत्री पद। ये पांच जो चीज़ें हैं हमने कहाँ से ग्रहण किया? तो ब्रिटेन से ग्रहण किया था। और आगे हम देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या क्या लिया? तो यहाँ से हमने मौलिक अधिकार, निर्वाचित राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायालय की व्यवस्था और प्रस्तावना, ये 5 चीज़ें जो है हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। आगे देखते हैं आयरलैंड से हमने क्या लिया। तो आयरलैंड से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से आता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से ग्रहण किया गया है? तो ये है आयरलैंड से। दूसरा है राज्य में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का नामांकन भी हम लोगों ने कहाँ से लिया? आयरलैंड से लिया है। और अगला जो है वो है आपातकालीन सिद्धांत। आपातकालीन सिद्धांत हमने कहाँ से ग्रहण किया है? तो आपातकालीन सिद्धांत को जर्मनी से लिया गया। फिर आगे देखते हैं जापान से हमने क्या लिया। जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को ग्रहण किया। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, यानी कि दक्षिण अफ्रीका ने हमें संविधान संशोधन, संविधान में बदलाव करने का एक बहुत ही शानदार आइडिया प्रस्तुत किया। आगे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का विभाजन, यानी समवर्ती सूची को किस देश से लिया गया है? तो समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। फिर आगे देखते हैं कनाडा। कनाडा से क्या लिया गया है? तो कनाडा से संघीय प्रणाली को लिया गया है। फिर देखिए रूस। तो जो मौलिक कर्तव्य होते हैं, जिन मौलिक कर्तव्यों के बारे में चर्चा की जाती है, वो सारे के सारे मौलिक कर्तव्य हमने किस देश से लिए हैं? तो वो रूस से लिए हैं। आगे देखते हैं ये पंचवर्षीय योजना जो है यह भी हमने क्या किया है? USSR, यानी कि सोवियत संघ, रूस से ही हमने इनको भी ग्रहण किया है। फिर आगे हम देखते हैं यहाँ
नोट करके कुछ लिखा हुआ है कि समवर्ती सूची में कुछ विषय लिखे हुए हैं जिन पर राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं। देखिए, समवर्ती सूची, एक जो होता है केंद्र सूची, एक होता है राज्य सूची, और दोनों, जिसको दोनों का अधिकार होता है उसको हम लोग बोलते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंतर्गत बहुत सारे विषय आते हैं, जिसमें से स्वास्थ्य और शिक्षा भी महत्वपूर्ण होते हैं। आगे देखिए, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। यानी कि 1976 में जब भारत में 42वें संविधान संशोधन हुआ, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत हमने क्या किया, हमने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया। किनके सिफारिश पर, तो वो थे स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। अब वो मौलिक कर्तव्य, इसके बारे में थोड़ा सा लोग देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य क्या होता है, तो संविधान का पालन करें। मौलिक कर्तव्य कहता है कि हमें संविधान का पालन करना चाहिए, उनके आदर्श, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, इन सभी का आदर करना चाहिए। संविधान सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे तथा हिंसा से दूर रखे। जो सार्वजनिक संपत्ति होता है, जिस पर सबका अधिकार होता है, उसे सुरक्षित रखना चाहिए और हमें हिंसा से दूर रहना चाहिए। ये हमारा कौन कहता है, तो ये मौलिक कर्तव्य कहता है। फिर अगला देखते हैं, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे तथा उसे अक्षुण्ण रखे, ये हमारे मौलिक कर्तव्य है। तो ये हमारा था थ्योरी सेशन। अब हम चलते हैं भारतीय संविधान से संबंधित MCQ के बारे में। यानी कि ये जितने भी क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन है। तो हम लोग MCQ नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग ऑनलाइनर क्वेश्चन करेंगे।